नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ कि लॉकडाउन की इस अवधि में आप ज़रूर ई लर्निंग के इस माध्यम को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज के इस लेसन के लिए आप ज़रूर अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठे होंगे ताकि साथ साथ नोट्स बनते जाएं। यद्यपि वीडियो का जो साइज़ है वो निर्देशानुसार 20-25 मिनट ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लंबा कर रहे हैं बड़े सवालों के दृष्टिकोण के हिसाब से। तो आप बीच में अगर थक जाएं या आपको थोड़ा सा समझने में कोई दिक्कत आए तो आप पॉज कर दें और उसके बाद कंटिन्यूस करते जाएं। तो विश्व की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन के कुछ मानक हमने तय किए हैं। उसमें से हम लोग ब्रिटेन, चाइना और यूएसए प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग आज के इस टॉपिक में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी विधायिका अमेरिकी कांग्रेस, उसकी संरचना और उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के टॉपिक का हमारा नाम है अमेरिकी कांग्रेस की संरचना एवं शक्तियां। आप जानते हैं कि यूएसए का जो संविधान है 7 अनुच्छेद वाले इस संविधान के अनुच्छेद 1 में ये लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जो विधायिका संबंधी शक्तियां हैं, लेजिस्लेचर संबंधी जो पावर्स हैं, उसका इस्तेमाल वहाँ की कांग्रेस करेगी। कांग्रेस दरअसल वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। आज के इस अमेरिकी कांग्रेस की जो संरचना और उसकी शक्तियाँ हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा हम इसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है उसको साथ लेके चलेंगे ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो अमेरिकी जो कांग्रेस है वो अमेरिकी कांग्रेस का मतलब है अमेरिका की विधायिका। जैसे भारत में संसद है ठीक वैसे ही, यानी हम ये कह सकते हैं अमेरिकी विधानमंडल का जो नाम है वो कांग्रेस है और लोकप्रिय शब्दों में इसको अमेरिकी कांग्रेस के नाम से बोला जाता है। आप पॉलिटिकल साइंस के बेसिक स्टूडेंट रहे हैं, आपने 11th-12th में भी पढ़ा है, आप ज़रूर जानते हैं कि किसी भी संघीय प्रणाली में, चूँकि संयुक्त राज्य अमेरिका है वो एक संघीय प्रणाली वाला देश है, किसी भी संघीय प्रणाली में जो विधायिका है वहाँ की, उस विधायिका के 2 हाउसेज होते हैं, 2 हाउस होते हैं, वहाँ पे 2 सदन होते हैं। संघात्मक व्यवस्था के लिए आवश्यक है ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, संसदीय जो शासन का प्रकार है, उसमें भी 2 सदन हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि संसदीय जो सिस्टम है उसमें 2 सदन हो, लेकिन न भी हो, वहाँ पे ये काम चल सकता है 2 के बिना भी। लेकिन संघीय जो व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता है कि वहाँ की जो कांग्रेस जैसे अमेरिका में है या संसद जो होगी वहाँ की विधायिका होगी, उसमें 2 हाउसेज होंगे। एक तो ऐसा हाउस जो संपूर्ण वहाँ के जो जनता है, वहाँ की जो जनसंख्या है उस देश की, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली हो, और दूसरी वहाँ की जो यूनिट्स हैं, उस संघ की जो यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, वहाँ के राज्य हैं, प्रांत हैं, कैंटन हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली होती है। तो चूँकि संघीय प्रणाली है अमेरिका, अतः है स्वाभाविक बात है कि वहाँ पे जो संसद है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, यानी लोकप्रिय शब्दों में अमेरिकी जो कांग्रेस है उसके 2 सदन हैं। एक का नाम प्रतिनिधि सभा है, दूसरे का नाम सीनेट। प्रतिनिधि सभा को और सीनेट को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला जो सदन है वो है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि सभा की हम बात करें तुलनात्मक रूप से तो ये भारत की जो लोकसभा है उसके समान है। प्रतिनिधि सभा का दूसरा जो नाम है वो है लोअर हाउस। इसी का दूसरा नाम है निम्न सदन। इसी
इसी का अन्य नाम है वो है लोकप्रिय सदन। अमेरिका में जो प्रतिनिधि सभा है वो भारतीय लोकसभा के समान है, और कमोबेश हम ये देखेंगे कि जो शक्तियाँ मिली हुई हैं प्रतिनिधि सभा को और लोकसभा को, वो तुलनात्मक रूप से तुलनीय नहीं है, क्योंकि भारतीय जो व्यवस्था है वो संसदीय है और अमेरिकन जो व्यवस्था है वो अध्यक्षीय है। इसके बावजूद भी हम प्रतिनिधि सभा को तुलनात्मक रूप से देखें तो यही सिस्टम भारत में मिलेगा आपको। लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, निम्न सदन बोलते हैं, प्रथम सदन भी बोलते हैं। और ये उस देश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वहाँ के वोटर्स हैं, वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो प्रतिनिधि सभा जो है उसके बारे में जो पढ़ने वाली बात है वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोअर हाउस है, निम्न सदन है और कार्यकाल 2 साल है इसका। ये ध्यान देना है आपको। कार्यकाल कितना है? केवल 2 वर्ष। कार्यकाल 2 वर्ष है। कुल सदस्य संख्या की अगर हम बात करें तो 435 सदस्य इसमें हैं। 435 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। अगर एक साधारण सा सवाल पूछे कोई आपसे कि अमेरिकन जो लोअर हाउस है उसकी कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो आंसर आएगा 435। यद्यपि देखो इसमें 6 मेंबर और भी हैं जो नॉमिनेटेड हैं, लेकिन उनका हमें ध्यान नहीं रखना है। संख्या कितनी आएगी? 435, क्योंकि जो वोटिंग राइट्स हैं वो केवल 435 को ही मिले हुए हैं। जो 435 सदस्य हैं ये वहाँ की जो पॉपुलेशन है राज्य वाइज, तो 435 सीटें जो तय की गई हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से की गई हैं। जैसे भारत में लोकसभा में भी हम देखते हैं कि राज्यों के हिसाब से अगर देखें तो सीटों की संख्या वो अलग अलग है। सबसे अधिक सीटें हैं अगर लोकसभा की तो 80 सीटें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हैं, राजस्थान में 25 हैं। कमोबेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो अनुपात है उसी अनुपात में ये प्रयास किया गया है अमेरिका में। तो वहाँ पे जो प्रयास है वो लगभग 3 लाख के आसपास है कि 3 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि उनको मिल जाए। तो 435 सदस्य हैं जो अलग अलग राज्यों से ठीक उसी तरह चुन के आते हैं जैसे भारत में लोकसभा के सदस्य चुन के आते हैं। तो 435 ही हमें देखना है। ये 6 मैंने मेंशन कर दिए, इनको वोटिंग राइट नहीं है, ये नॉमिनेटेड हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ पे भी अमेरिका में भी जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान की भांति अलग अलग एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। वहाँ का एक सबसे बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है वो। कैलिफोर्निया से प्रतिनिधि सभा के लिए 53 सदस्य चुन के आते हैं, सबसे अधिक। जबकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं वहाँ पे जहाँ से केवल 1-1 सदस्य चुन के आते हैं। 7 राज्य हैं तकरीबन जहाँ से 1-1 सदस्य चुन के आते हैं। अलास्का, मोंटाना, डेलावेयर, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से ये सदस्य केवल 1-1 चुन के आते हैं। पॉपुलेशन बहुत कम है। अमेरिका में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पॉपुलेशन चाहे कितनी भी कम हो उस राज्य की, चाहे 3 लाख भी नहीं हो, लेकिन न्यूनतम वहाँ से 1 सदस्य तो चुन के कम से कम आए। प्रतिनिधि सभा है वो अपने कार्यवाही के संचालन के लिए या अपने हम बोल सकते हैं कि जो कार्य करती है अपने 2 वर्ष के लिए, उसके लिए एक अध्यक्ष का, स्पीकर का और एक अपने उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेती है और उसके माध्यम से अपनी तमाम गतिविधियां संचालित करती है। तो ये प्रतिनिधि सभा की सामान्य संरचना है। अब हम बात करते हैं सीनेट की। सीनेट जो है वो अमेरिकन कांग्रेस का दूसरा सदन है। इसको बोलते हैं द्वितीय सदन बोल सकते हैं, या लोकप्रिय रूप से हम बोले तो उच्च सदन बोलते हैं इसको। और इसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों को हम सीनेटर के नाम से जानते हैं। एक थोड़ा सा हमें, यद्यपि जो कांग्रेस है अमेरिकी कांग्रेस, उसमें दोनों शामिल हैं। अमेरिकी कांग्रेस का निर्माण है वो प्रतिनिधि सभा और सीनेट से हुआ है, लेकिन बोलचाल की भाषा में सीनेट के जो सदस्य होते हैं उनके लिए शब्द काम में आता है सीनेटर, जबकि प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए बोलचाल की भाषा में शब्द काम में आता है कांग्रेस सदस्य या कांग्रेसी। कांग्रेस सदस्य और इधर सीनेटर। तो सीनेट है वो यहाँ की जो प्रतिनिधि सभा है उसका दूसरा सदन है। सदस्य का नाम होगा सीनेटर। लोकप्रिय रूप से सीनेट के सदस्य को सीनेटर बोलते हैं। अब बात करें हम तो चूँकि संघात्मक व्यवस्था वाला देश है अमेरिका, तो संघीय व्यवस्था में यह होता है कि विशुद्ध रूप से जो संघीय व्यवस्थाएं होती हैं उसमें राज्य में जो उस राष्ट्र राज्य में जो प्रांत हैं या उसकी जो इकाइयां हैं
उनकी इकाइयों को वहाँ की विधायिका के उच्च सदन में बराबर बराबर सीटें, बराबर बराबर अनुपात में, यानी उनको सबको बराबरी का दर्जा मिलता है। जैसे अपने अगर बात करें हम इंडिया की, तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यसभा में भी क्या हुआ है कि राज्यसभा में जो सीटें अलॉट की गई हैं ना, उनमें भी जनसंख्या का ध्यान रखा गया है। लेकिन विशुद्ध संघीय व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो विशुद्ध संघीय व्यवस्था की विशेषता ये होगी कि किसी भी देश में अगर संघीय व्यवस्था काम कर रही है तो वहाँ के उच्च सदन, वहाँ की संसद के उच्च सदन या अपर हाउस में जो सदस्य होंगे ना, वो राज्यों से जनसंख्या के आधार पर नहीं होंगे, बल्कि कैसे होंगे, वो जनसंख्या के स्थान पे वो समानता लिए हुए होंगे, एक रूपता लिए हुए होंगे। अब आपको पता है अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है? 50, और प्रत्येक राज्य को 2 सदस्य मिले। कुल कितने सदस्य हो गए? 100। हम ये मान सकते हैं जो सीनेटर हैं वो 100 हैं। अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। तो ये 100 सदस्य हैं यहाँ पे। अगर हम बात कर लें भारत की राज्यसभा की तो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जनसंख्या का जो अनुपात है वो यहाँ पे भी ध्यान में रखा गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि संविधान अमेरिकन जो लागू हुआ, संविधान लागू होने से लेकर 1913 तक वहाँ पे जो सीनेटर हैं या सीनेट के सदस्य हैं, उनका चुनाव उस राज्य की विधानसभा के सदस्य करते थे जिस राज्य से वो चुन के आ रहा हो। राज्य थे 50, तो 50 राज्य थे। आप जानते हैं अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है। तो उन राज्यों की जो विधायिकाएं हैं, वो विधायिकाएं अपने राज्य के कोटे से 2 जो सीनेटर आए हैं उनका निर्वाचन करती थी। लेकिन 1913 के बाद में ये परिपाटी बदल गई है। अब संबंधित राज्य की जो जनसंख्या है, या कह सकते हैं कि वहाँ का जो आम मतदाता है, आम वोटर है, वो इनका चुनाव करता है। तो सीनेटर हैं। अब देखो यहाँ इसकी जो संख्या थी वो 435 थी, कार्यकाल 2 वर्ष था। यहाँ पे आप देखिए इनकी जो संख्या है वो तो 100 हो गई, और इनका कार्यकाल जो है ना वो कितना है? 6 वर्ष। और आपको ध्यान देना है कार्यकाल अपने राज्यसभा के समान है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 साल है। ठीक राज्यसभा की तरह ये स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। और ये भी ध्यान देना है 1/3 सदस्य 2 साल बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य 2 साल बाद में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और ठीक भारत के परिप्रेक्ष्य में दोबारा देखें तो हम ये पाएंगे कि सीनेट जो है वो सीनेट राज्यसभा के समान ही, जैसे राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति है, ठीक वैसे ही अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति है वो सीनेट का सभापति होता है। और वो सामान्यतया सीनेट की जब कार्यवाही चल रही हो तो मतदान नहीं करता है, मत बराबर रहने की दिशा में वो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। तो ये वहाँ की सीनेट है जो कांग्रेस का ऊपरी सदन है। तो ये इसकी संरचना थी जो आपने अभी तक समझी है। अब इस संरचना के बाद हम बात करें शक्तियों की। तो अमेरिकन जो कांग्रेस है उसकी शक्तियां हैं वो कहाँ तक व्यापक हैं? बात करें शक्तियों की तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि विधायिका है ये, तो पहली जो मेजर शक्ति है या मुख्य शक्ति है वो है कानून निर्माण संबंधी शक्ति। कानून निर्माण या विधि निर्माण। कानून निर्माण या विधि निर्माण की शक्ति। विधि निर्माण की जो शक्ति है उसमें आपको ध्यान देना कि चूंकि संघीय व्यवस्था है और शक्तियां हैं वो बटी हुई हैं। देखो भारत में आपने देखा होगा कि जो शक्तियां हैं उनके बंटवारे के लिए 3 सूचियां अपने संविधान में विद्यमान है। संघ सूची है, संघ सूची के सभी विषयों पर जो विधायी क्षेत्राधिकार है वो संघ की संसद को मिला हुआ है, हमारी पार्लियामेंट को मिला हुआ है। फिर राज्य सूची है, राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार हमारे जो राज्य विधानमंडल हैं अलग अलग राज्यों के, उनको मिला हुआ है। तीसरा हमने देखो अवशिष्ट विषय, यानी दोनों सूचियों में जो नहीं है वो भी हैं। और एक अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची भी है। समवर्ती सूची है वो क्या करती है, वो संघीय संसद को और हमारे राज्य विधानमंडल हैं उनको पैरेलल अधिकार देती है। इन पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को है।
संघ की संसद को भी है, यानी संघीय विधायिका को भी है और राज्यों की विधायिका को भी है। लेकिन हमें देखना है अमेरिकन सिस्टम को। अमेरिकन सिस्टम में केवल 2 सूचियाँ विद्यमान हैं, 2 ही सूचियाँ हैं। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य, और तीसरी सूची नहीं है, बल्कि हम बोल सकते हैं इसको अवशिष्ट विषय। सीधी सी बात है, संघ सूची के जितने भी विषय हैं उन पे कानून बनाने के लिए कौन अधिकृत है? अमेरिकी कांग्रेस। राज्य सूची के जितने भी विषय हैं वहाँ पे कानून बनाने के लिए कौन अधिकृत है? राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए वहाँ की विधायिकाएं, संबंधित राज्यों की जो विधायिकाएं हैं वो अधिकृत हैं। अवशिष्ट विषय यानी जो बच गए हैं, इस सूची में बच गए, इस सूची में आ गए, इस सूची में आ गए, और जो बच गए हैं वो तो अवशिष्ट विषय हैं। यहाँ पे स्थिति है वो भारत से बिल्कुल भिन्न है। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान ने जो अवशिष्ट विषय हैं, यानी जो सूचियों में नहीं दर्ज हुए हैं, कहीं भी मेंशन नहीं हुए हैं, वो किसको दिए गए हैं? केंद्र को दिए गए हैं, केंद्रीय विधायिका को दिए गए हैं, संसद को दिए गए हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अवशिष्ट जो बचे हुए विषय हैं वो वहाँ पे किसको दिए गए हैं? राज्यों को। अवशिष्ट विषय कानून निर्माण के संबंध में राज्यों को सौंप देना, केवल हम ये कह सकते हैं संघीय सूची के विषयों पर ही कानून बनाने का कार्य कौन करता है? अमेरिकी कांग्रेस करती है। तो वीडियो के अंत में जब आप इसका पूरा कंक्लूजन देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि किस तरह से अमेरिका है वो एक संघात्मक राज्य है, कैसे एक फेडरल स्टेट है वो, ये जान पाओगे आप। तो अवशिष्ट यानी संघ सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? अमेरिकी कांग्रेस को है। एक दूसरा, अगर अमेरिकी राजनीतिक शब्दावली में आपने शब्द सुना हो तो सुना होगा निहित शक्तियों का सिद्धांत। निहित शक्तियों का सिद्धांत। अमेरिकन सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे तो बार बार ये शब्द आएगा, निहित शक्तियों का सिद्धांत। बेसिकली ये केवल निहित शक्तियों का जो सिद्धांत है वो दो जगह लागू होगा। एक तो कांग्रेस, एक राष्ट्रपति। होता यह है कि अमेरिकन जो संविधान है, आप सबको पता है 7 अनुच्छेद वाला संविधान है। बहुत ही विस्तृत संविधान नहीं है, लघु संविधान है और कठोर संविधान है। वीडियो के जब आप आगे जाओगे तो जानोगे कि कैसे वो कठोर है। देखो कांग्रेस जो है, केवल जब 7 अनुच्छेद हैं, आपको 7 अनुच्छेद से काम क्यों चल रहा है अमेरिका में, वो उसका एक रीज़न ये भी है कि अमेरिका जो है उसके जो राज्य हैं, अलग अलग जो इकाइयाँ हैं, उनके सबके अलग अलग संविधान है। इसलिए वे केवल वहाँ पे जो 7 अनुच्छेद वाला संविधान है उससे काम चल रहा है वहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ निहित शक्तियों के सिद्धांत, कि किस तरह से जो कांग्रेस है वहाँ की, वो निहित शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर वहाँ पे शक्तियाँ हथिया रही है और विधि निर्माण संबंधी और अपनी जो शक्तियाँ वो कार्य है वो कर रही है। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो देखो, कर लगाना, मुद्रा छपवाना, ये कार्य जो हैं वहाँ के संविधान ने कांग्रेस को सौंपे हैं, अमेरिकी कांग्रेस को। टैक्स लगाना, मुद्रा छपवाना, किसी टैक्स को हटा देना, कम अधिक कर देना, ये शक्तियाँ सौंपी गई हैं। तो जब कर लगा रहा है, मुद्रा छपवा रहा है, वहाँ की कांग्रेस ये कार्य कर रही है, तो इसमें यह भी निहित है कि वो जो वहाँ का राष्ट्रीय बैंक है उसकी स्थापना कर सकती है। राष्ट्रीय बैंक की स्थापना, यानी राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने संबंधी शक्तियां अमेरिकी संविधान ने अमेरिकी कांग्रेस को नहीं सौंपी हैं। इसके बावजूद भी वो क्या करती है, कुछ शक्तियां अधिक हथिया लेती है। कहाँ से हथिया लेती है? जो संविधान में वर्णित है उनसे अधिक हथिया लेती है। कैसे हथियाएगी? क्योंकि देखो, ये जो शक्ति है, राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करना, अभी बैंक का संबंध मुद्रा के साथ है, बैंक का टैक्स के साथ है, कर चुकाने से जुड़ा हुआ मामला वो भी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। तो चूंकि ये साफ साफ मेंशन नहीं है कि वो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कर सकती है, लेकिन ये इस तरह से मेंशन है कि इसके इर्द गिर्द के जो कार्य हैं वो सारे के सारे कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। तो निश्चित सी बात है कि इस तरह का जो कार्य है, आर्थिक कार्य है, वो भी ये कांग्रेस ही करेगी। तो ये निहित शक्तियों का सिद्धांत, और इस निहित शक्तियों के सिद्धांत पे कोई पाबंदी नहीं होती है, इधर कांग्रेस के लिए और राष्ट्रपति के लिए। विवाद जब बढ़ता है कि वास्तव में शक्ति निहित शक्तियों के सिद्धांत के अंतर्गत कई बार ये स्थिति बनती है कि कांग्रेस ये दावा करती है कि शक्ति हम में निहित थी, और जो राष्ट्रपति है वहाँ का यूएसए का, वो ये दावा करता है कि ये शक्तियाँ मुझ में निहित थी। तब सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है और वो व्याख्या करता है कि वास्तव में ये शक्ति थी किस में निहित थी। तो ये निहित शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने क्या करा है, अपने जो शक्तियों का दायरा है वो बढ़ाया है।
अगर हम एक और कार्य की बात करें तो वित्त विधेयक, जैसे देखते हैं फाइनेंशियल जो कार्य हैं, वित्त विधेयक। अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो हम देखते हैं कि जो वित्त विधेयक है वो सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है, और वित्त के मामले में जो अपना दूसरा सदन है, जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसको कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक के लिए ये है कि रखा तो जाएगा प्रतिनिधि सभा में ही। ये यहाँ तक तो भारत के समान ही है वो, कि वित्त जो विधेयक है वो प्रतिनिधि सभा में ही रखा जाएगा, यानी लोअर हाउस में रखा जाएगा कांग्रेस के। लेकिन सीनेट की सहमति आवश्यक है। भारत के मामले में ऐसा नहीं है। भारत में हम जानते हैं 14 दिन के बाद में स्वतः ही पारित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे वित्त विधेयक जो प्रतिनिधि सभा ने पास किया है उससे सीनेट का सहमत होना आवश्यक है, सीनेट का समर्थन प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक है। इसी सेंस में, केवल इसी मामले में दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है और कोई ऐसी पार्लियामेंट और विधायिका नहीं है जिसके सेकंड हाउस को, द्वितीय सदन को या अपर हाउस को इतनी अधिक शक्तियाँ मिली हों जो अमेरिका ने मिली हो। अमेरिकी सीनेट को ही ये वित्त के मामलों में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान हैं। इसीलिए अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की जो सीनेट है वो दुनिया का सबसे दूसरा शक्तिशाली सदन है। जितने भी दुनिया की संसद हैं और जितने भी उनके सदन हैं, उनमें अगर हम तुलनात्मक रूप से उनकी शक्तियों को देखें तो सबसे जो ताकतवर अपर हाउस है पूरी दुनिया की संसदों में, उसका नाम है सीनेट। और केवल वो इसलिए है क्योंकि वो वित्तीय विधेयकों से जुड़े हुए मामलों में उसकी शक्तियाँ हैं वो अन्य देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। तो ये एक कारण है। तो ये वित्त विधेयक के मामले में देखो, हम देख सकते हैं कि वित्त के मामले में वहाँ की संसद जो कांग्रेस है उसको खूब पावर्स मिली हुई हैं। एक अगर हम और बात करें इसकी कांग्रेस की शक्ति की, तो देखो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे वो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनको भी नियंत्रित करती है। उस मामले में हम देखें, हम बात कर चुके हैं कानून निर्माण से संबंधित शक्तियों की, बात उसी की चल रही है। तो कानून बनाने के लिए हमें मालूम है कि कानून विधि जो पास होगी वो दोनों जगह से पास होती है, प्रतिनिधि सभा से और सीनेट से। उसके बाद में वो किसके पास जाएगी? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के लिए उनके पास जाएगी। कई बार ये होता है जैसे राष्ट्रपति के पास गई, राष्ट्रपति ने 10 कार्य दिवस में उस पर साइन करके भेज दिया तो वो विधि पारित हो गई। कई बार जैसे राष्ट्रपति है वो, उसको ठीक नहीं लगता वो विधि, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस विधि को ऑब्जेक्शन के साथ लौटा देता है वापस। किसके पास? उस सदन के पास जिस सदन में ये विधेयक सबसे पहले रखा गया था। मान लीजिए कोई एक बिल जो है वो सबसे पहले सीनेट में रखा गया, उसके बाद में प्रतिनिधि सभा में आया, और प्रतिनिधि सभा ने जब पास किया तो वो राष्ट्रपति के पास आया। राष्ट्रपति को कुछ ऑब्जेक्शन उसमें लगे तो उसने उसको लौटा दिया वापस। किसके पास? सीनेट के पास। वो सीनेट के पास चला गया। अब सीनेट और प्रतिनिधि सभा उसी विधेयक को अगर 2/3 बहुमत से दोबारा पारित कर दें और फिर राष्ट्रपति के पास भेज दें तो वो अपने आप कानून बन जाता है। तो ये राष्ट्रपति की जो मैं कह सकता हूँ कि वीटो संबंधी शक्तियाँ हैं, उनको निष्फल करने की शक्ति है, वो भी यहाँ पे अमेरिकी कांग्रेस को प्राप्त है। तो कानून निर्माण की शक्ति है। उसके बाद में हम देखते हैं संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां। अमेरिकी जो संविधान है उसमें संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? अमेरिकी कांग्रेस के पास है। संविधान संशोधन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अमेरिकी जो संविधान है वो अपने आप में एक कठोर संविधान है, और बहुत अधिक समय बीत जाने के बाद में भी उसमें तकरीबन ये मान सकते हैं कि 250 साल के इतिहास में 25-30 के आसपास संशोधन हुए हैं, इससे अधिक वो नहीं गए हैं वहाँ पे। तो एक कठोर संविधान है। तो अपने आप में जब कठोर संविधान है तो इसमें मेंशन है कि जो कांग्रेस है वो किस तरह से संविधान को अमेंड करती है, किस तरह से उसमें संशोधन करती है। तो निश्चित रूप से संविधान को संभालने की जो ताकत है वो अमेरिकी कांग्रेस के पास ज़्यादा है, ताकि इसलिए वो कठोर बना हुआ है। हम देखते हैं कि कैसे उसमें संशोधन होता है। देखिए, संविधान में संशोधन के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि प्रत्येक सदन से कोई संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक है वो प्रत्येक सदन से 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक है।
2/3 बहुमत से बारी बारी से अलग अलग सदन से पास होगा। वो प्रतिनिधि सभा पास करेगी, सीनेट पास करेगी 2/3 बहुमत से, और उसके बाद में उसी प्रपोजल को जो अमेंडमेंट बिल था उसको राज्यों के पास भेजा जाएगा। जो राज्यों की विधायिकाएँ हैं ना, वहाँ पे 50 राज्यों की, और वो विधायिकाएँ उनमें से भी 3/4 राज्यों की विधायिकाएँ हैं, वो जब इसका समर्थन करेंगी तो वो संविधान संशोधन होगा, अन्यथा वो प्रस्ताव गिर जाएगा, संविधान में संशोधन नहीं हो पाएगा। तो इतनी हार्ड प्रक्रिया है। 3/4 राज्यों का सहमत होना किसी भी मुद्दे पे। राज्यों को ताकत इसलिए दी गई है ताकि जो संघीय सरकार है अमेरिकन, वो वहाँ के जो संघीय ढांचा है, संघात्मक जो व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके। तो ये संविधान संशोधन करने की शक्ति है, वो भी अंततः किस में निहित है? अमेरिकी कांग्रेस में निहित है। एक आपने कमेंट्स कई बार सुने होंगे, टीवी डिबेट्स में भी सुना होगा, शक्ति बाह्यता। ये एक अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दावली है। अमेरिकन राजनीतिक प्रणाली में शब्दावली खासी चर्चा में है और रहती भी है। हमें समझना है शक्ति बाह्यता क्या है। देखो कई बार क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, संविधान लागू होने के कारण ये झगड़ा आमतौर पे चलता ही रहता है कि शक्ति किसके पास थी। तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो कानून बनाने की शक्ति है, उस कानून बनाने की शक्ति को कई बार सुप्रीम कोर्ट ये कहकर खारिज करता है कि शक्ति बाह्यता, यानी ये शक्ति कांग्रेस में निहित नहीं थी, यानी इस तरह का कानून बनाने की शक्ति कांग्रेस में निहित नहीं थी। इसी आधार पर क्या करता है, वो उस कानून को रद्द करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान संशोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी शक्ति बाह्यता का सहारा लेकर किसी संविधान संशोधन को खारिज नहीं कर सकता। ये शक्ति बाह्यता है। तो शक्ति बाह्यता के आधार पर भी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर भी नहीं है कि अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जो अमेंड संविधान है उसको बदल दे वो, या उस बिल को जो बदलने के लिए लाया गया है उसको गिरा दे वो। तीसरी शक्ति के रूप में हम देखते हैं, देखो प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्यों में अमेरिकी जो कांग्रेस है उसकी जो विभिन्न समितियां हैं, वो अमेरिकन जो कार्यकारी जो सरकार है उसके विभिन्न विभागों से जुड़े हुए जो मामले हैं उन पर समिति बना सकती है, उनकी जांच करवा सकती है। इस तरह के जो कार्य हैं वो किए गए हैं। लेकिन प्रशासनिक कार्यों में एक अदृश्य शक्ति छुपी हुई है अमेरिकन कांग्रेस के पास, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आपने एक और शब्दावली जो अमेरिका में प्रयुक्त होती है उसका नाम सुना होगा, सीनेट का सौजन्य। या कई बार शब्द काम में आता है सीनेट की शिष्टता। ये एक वहाँ पे एक प्रथा है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली लगभग तमाम नियुक्तियों और संधियों में सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है। हमने बहुत बार देखा है अमेरिकन इतिहास में कि विभिन्न जो राष्ट्रपति थे वो अपनी नीतियों नियुक्तियों को फलीभूत नहीं करवा पाए। बहुत सारे ऐसे थे, अपने मनचाहे कानून नहीं बना पाए। लेकिन सीनेट का सौजन्य एक ऐसा एक परिपाटी विकसित हुई है वहाँ पे, जिसके माध्यम से जो वहाँ की कांग्रेस है वो विधायिका संबंधी कार्यों में अपना शक्तिशाली रुख है वो दर्शा रही है। देखिए समझते हैं हम कैसे होता है ये। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति विभिन्न नियुक्तियाँ करता है। देखो राष्ट्रपति के द्वारा होने वाली जो नियुक्तियाँ हैं उसमें देखें आप, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं और भी जो संघीय न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। फिर अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है, और जो राष्ट्रीय सरकार है और विभिन्न राजदूत हैं, ये अपॉइंटमेंट करता है कौन? राष्ट्रपति। और जो विदेशी देश हैं या देश हैं उनके साथ जो संधि करने की शक्ति है वो भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अब ये जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं और जो संधियाँ हुई हैं उनका अनुमोदन कहाँ से ज़रूरी है? उनका अनुमोदन सीनेट से ज़रूरी है। सीनेट के द्वारा उनका अनुमोदन करना ज़रूरी है, तभी वो प्रभाव में आएंगी। तो होता है दरअसल में ये है कि सीनेट का जो सौजन्य है ये वास्तव में एक इस तरह की परिपाटी है जिसमें होता यह है कि राष्ट्रपति क्या करता है, जब राज्यों संबंधी कुछ नियुक्तियां करता है, संबंधित जो 50 राज्य हैं उनमें जब नियुक्तियां करता है किन्हीं तरह की, तो उन नियुक्तियों में क्या करता है वो, सीनेट के वहाँ के जो 2 मेंबर हैं
क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक राज्य से 2 मेंबर हैं, तो जो सीनेट के सदस्य हैं उनसे चर्चा कर लेता है नियुक्ति संबंधी मामलों के लिए। और सामान्यतः यही होता है कि वो जो सहमत होते हैं उन्हीं सहमति के आधार पर ही नियुक्ति करता है। सामान्यतः असहमति व्यक्त करने पर वो नियुक्ति टाल देता है। तो ये जो सीनेट के सदस्य हैं और इन सीनेट के सदस्यों से सहमति प्राप्त करता है। अब सीधी सी बात है, जब सहमति प्राप्त कर ली है तो उन नियुक्तियों का अनुमोदन कौन करता है? सीनेट। तो जब पहले से ही उसने सहमति प्राप्त कर ली है तो निश्चित है कि ये सीनेट जो है या सीनेट का जो सदस्य है वो अनुमोदन के समय इस प्रस्ताव को पास कर देगा। तो इस तरह की जो परिपाटी है उसका नाम दिया गया है सीनेट का सौजन्य या सीनेट की शिष्टता। राष्ट्रपति के द्वारा होने वाली नियुक्तियों में विशेष रूप से जो राज्य हैं उनमें होने वाली नियुक्तियों में संबंधित राज्य के सीनेटर हैं उनसे पहले ही चर्चा की जाती है और चर्चा के बाद में आम सहमति बनाने का प्रयास होता है और आम सहमति बनने के पश्चात ही वो नियुक्तियां होती हैं। तो इस प्रथा का नाम है सीनेट का सौजन्य। तो देखिए सीनेट की जो शक्ति है वो प्रशासनिक मामलों में कितनी बढ़ गई है। राज्य संबंधी जो नियुक्तियां हैं उसमें सीनेट का महत्व हो गया अपने आप में। ये एक ज़रूरी चीज़ है। संधि जो देश हैं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के, उनके साथ जो संधि होती है उसको भी साइन करना ज़रूरी है। हम जानते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से वुडरो विल्सन जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद के समय अमेरिकन राष्ट्रपति बने हुए थे, उन्होंने राष्ट्रसंघ, हम जानते हैं कि राष्ट्रसंघ जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती संगठन था, राष्ट्रसंघ के संस्थापक थे वो, लेकिन अमेरिका को वो चाहकर भी राष्ट्रसंघ का हिस्सा नहीं बना पाए क्योंकि वो जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी को वो सीनेट में अनुमोदन करवाने में विफल हो गए थे। तो कितनी महत्वपूर्ण शक्ति है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति के बाद हम अगली शक्ति को देखते हैं। चौथी जो शक्ति है वह है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, देखिए न्यायिक शक्ति जो है उसमें हमें देखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश, उन पे जो महाभियोग है वो महाभियोग लगाने की शक्ति किसके पास है? अमेरिकी कांग्रेस के पास है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य जो शासन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनको पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं महाभियोग, ये प्रक्रिया कहाँ पे चलती है? ये चलती है अमेरिकन कांग्रेस में। देखिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो लाई जाएगी सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में। मान लीजिए हम बात करें राष्ट्रपति की, तो प्रतिनिधि सभा क्या करती है? आरोप तय करती है। आरोप तय करती है। प्रतिनिधि सभा ने जब आरोप तय कर दी हैं और ये मतलब विभिन्न जो धाराएं हैं उनमें ये आरोप तय कर देगी और साधारण बहुमत से तय करती है। प्रतिनिधि सभा में जब वोटिंग होती है इम्पीचमेंट के दौरान, तो साधारण बहुमत से अगर ये धाराएं हैं जिनके तहत इस पे महाभियोग का मामला चलाया जाएगा, तो वो साधारण बहुमत से अगर पास हो जाए वहाँ पे, तो उस संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ महाभियोग का मामला बन जाता है। ये आरोप तय होता है। आरोप तय होने के बाद में ये मामला जाएगा सीनेट के पास। सीनेट इसमें क्या करता है? सीनेट इसमें 2 सिद्धि के लिए सुनवाई करता है और उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से 2 सिद्ध मान ले तो संबंधित पदाधिकारी को, संबंधित राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या अटॉर्नी जनरल को या न्यायाधीश को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उन पर जब अमेरिकन कांग्रेस है जब बैठती है तो एक तरह से एक न्यायालय की तरह व्यवहार करती है। यानी आरोप तय हो रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप सिद्ध हो रहे हैं, फिर मतदान हो रहा है और फिर ये हट रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो अमेरिकी कांग्रेस में निहित है। अंतिम और जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो है, अंतिम महत्वपूर्ण शक्तियों में हम बहुत सारी शक्तियाँ बची हुई हैं, लेकिन निर्वाचन संबंधी जो शक्ति है वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह से कांग्रेस को कुछ मामलों में निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं। हमें देखना है कि प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। तो जो चुनाव होते हैं उन चुनावों की मतगणना जब होती है तो मतगणना कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में होती है, जॉइंट सेशन में। संयुक्त अधिवेशन ये परंपरा है। कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में मतगणना होगी और राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार ने या उपराष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार ने बहुमत प्राप्त नहीं किया है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जो कुल 538 वोट थे
उनमें मेजॉरिटी प्राप्त नहीं की है, तो फिर जो कांग्रेस है उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। फिर कांग्रेस क्या करती है, देखिए मामला अगर राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना हो रही है और किसी भी उम्मीदवार को जो 538 सदस्यीय निर्वाचक मंडल था, इलेक्टोरल कॉलेज था, उसका बहुमत नहीं मिला है, तो अब क्या होगा, अब होगा ये प्रतिनिधि सभा इस बात का फैसला करेगी और प्रतिनिधि सभा अधिकतम 3 सर्वाधिक मत प्राप्त करता जो उम्मीदवार हैं, जैसे मान लीजिए 3 उम्मीदवार थे, ए, बी और सी, ये इस चुनाव में थे, ए को सबसे अधिक मत मिले, बी को उसके बाद में मिले, सी को इससे भी कम मिले, यानी 3 उम्मीदवार हैं। लेकिन इस ए के पास भी क्या है, मेजॉरिटी नहीं है 538 वोटों की, इलेक्टोरल कॉलेज के कुल 538 मतों में इसको बहुमत प्राप्त नहीं है। अब प्रतिनिधि सभा के सामने जब मामला जाएगा तो प्रतिनिधि सभा क्या करेगी, इन तीनों उम्मीदवारों में से, इन 3 सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से किसी एक का चुनाव करेगी और उस चुनाव करने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाएगी, उस चुनाव करने के लिए क्या होगा, वहाँ पे प्रत्येक राज्य को 1 वोट मिलेगा। क्योंकि प्रतिनिधि सभा में जो सदस्य बैठे हुए हैं वो 50 राज्यों से आए हुए हैं, तो हमें ध्यान देना है 50 राज्यों से सदस्य जो आए हैं, अब वोट कितने पड़ेंगे, केवल 50, यानी एक राज्य 1 वोट डालेगा। अब सवाल ये पैदा होगा कि भाई वोट डालेगा कौन, तो उस राज्य से जो जितने भी प्रतिनिधि सभा के जो जितने भी सदस्य आते हैं, उन सदस्यों में बहुमत किसका है, किस दल का है, उस दल की तरफ से 1 वोट डाला जाएगा। मान लेते हैं हम कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई और कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया से मैं आपको बता चुका हूँ कुल 53 सदस्य आते हैं प्रतिनिधि सभा में। अब 53 सदस्यों में से हम मान लेते हैं कि प्रतिनिधि सभा में ऐसा हो सकता है कि 50 हैं वो डेमोक्रेट हों और हो सकता है 3 रिपब्लिक पार्टी के हों। अब ये वोट जो डालेगा वो कौन डालेगा, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से 1 प्रतिनिधि डालेगा। इसी तरह से 50 राज्यों को 50 वोट मिल गए और ये मतदान करते हैं और इनमें से इन तीनों को मतदान करते हैं, इनमें से सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को विजयी घोषित कर दिया जाता है। ऐसी शक्ति अगर हम बात करें तो प्रतिनिधि सभा के साथ साथ जो शक्ति मिली हुई है वो मिली हुई है सीनेट को। लेकिन सीनेट ऐसा तब करती है जब उपराष्ट्रपति को बहुमत नहीं मिला हुआ हो। मान लीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो और किसी भी उम्मीदवार ने 538 निर्वाचक मंडल के वोटों में से बहुमत प्राप्त नहीं किया हो, तो 2 अधिकतम मत प्राप्त करने वालों में से 1 का चुनाव सीनेट करती है और वो व्यक्ति अमेरिका का उपराष्ट्रपति बन जाता है। तो ये निर्वाचन संबंधी कुछ शक्तियाँ हैं जो वहाँ की कांग्रेस को मिली हुई हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने अमेरिकी की जो कांग्रेस है उसकी संरचना को और उसके मुख्य कार्यों को समझ लिया है। आपने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।